स्टार्टिंग प्रारंभ कर देती हूँ। ये 3 प्रकार के सन्निकर्ष हम देख चुके थे। संयुक्त, समवेत, समवाय सन्निकर्ष हम देख चुके थे। घट, रूपत्व और चक्षु के बीच में जो सन्निकर्ष होगा वो संयुक्त, समवेत, समवाय सन्निकर्ष होगा। उसके बाद समवाय सन्निकर्ष किस किसका होता है? श्रोत्र इंद्रिय का शब्द के साथ जो सन्निकर्ष होता है वो समवाय सन्निकर्ष होता है। अब ये सन्निकर्ष क्यों होता है ये जानना है। हमें पता था कि कान और शब्द का जो सन्निकर्ष होता है वो समवाय सन्निकर्ष होता है। इसका कारण यह है, यदा श्रोत्रेन्द्रियेण शब्दो गृह्यते तदा श्रोत्र इंद्रियम शब्दो अर्थः अनयोः सन्निकर्षः समवाय सन्निकर्ष। जब श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा शब्द ग्रहित होता है उस समय शब्द क्या होता है? अर्थ होता है। और श्रोत्र क्या होती है? इंद्रिय होती है। इन दोनों का जो सन्निकर्ष होता है, जो इनका मिलना होता है, जो इनका जो श्रोत्र इंद्रिय शब्द को ग्रहण करती है, वो जो सन्निकर्ष होता है वो समवाय सन्निकर्ष होता है। उसका कारण यह है, इसका समवाय होने का कारण यह है, कर्ण शुष्कली अवच्छिन्नम नभः श्रोत्रम। श्रोत्र ये जो हमारा कान का डिजाइन बना हुआ है ना, ये नहीं है। ये क्या श्रोत्र क्या है? जो कर्ण शुष्कली यानी कि जो छेद है कर्ण में, उसमें जो अवच्छिन्न नभ, वो आकाश तत्व हमारे कान में विद्यमान है। और वही जो हमारे शब्द को ग्रहण करने वाला कर्ण है वो है। बाहर का ये मांस इत्यादि जो है ये केवल एक संरचना है। इसके अंदर जो कर्ण शुष्कली में जो अंदर आकाश विद्यमान है वही वास्तव में श्रोत्र है। श्रोत्रस्य आकाशतमकत्वाद शब्दस्य च आकाश गुणत्वाद। श्रोत्र जो है आकाश सात्मक है, आकाश से युक्त है श्रोत्र। और शब्द क्या है? शब्द आकाश से युक्त, आकाश का गुण है शब्द। आकाश गुणत्वाद गुण गुणिनोश्च समवायात। गुण और गुणी का क्या है? समवाय संबंध है आकाश और शब्द का। शब्द का गुण आकाश है और आकाश और शब्द का समवाय संबंध है, यानी कि आकाश से हम शब्द को अलग नहीं कर सकते हैं। जिसका जो एक दूसरे को, जहां पर सॉरी मैं पेंसिल से ऊपर इसके कर रही हूँ जबकि यहाँ पर सुविधा है पेन की। समवाय जो है, जब एक दूसरे को अलग नहीं कर सकते, उन दो चीजों को जिसको हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, उनका संबंध क्या होता है? समवाय संबंध होता है। और जिनको हम अलग कर देते हैं उनका क्या होता है? संयोग संबंध होता है। तो इस वजह से आकाश को शब्द से अलग नहीं किया जा सकता। और कर्ण में आकाश तत्व विद्यमान है, कर्ण का जो छिद्र है उसमें आकाश विद्यमान है। इसलिए आकाश और शब्द और श्रोत्र का जो सन्निकर्ष है वो समवाय सन्निकर्ष है। ये सही समझ में आ गया होगा, ज्यादा कठिन नहीं है। आगे बढ़े भैया जी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ ठीक है, ठीक है। कदा, आप कहाँ से हैं वैसे? बहन हरियाणा से हूँ मैं, हरियाणा। अच्छा, चलिए चलिए। कदा पुनः समवेत समवाय सन्निकर्ष। अब जो ये समवेत समवाय सन्निकर्ष है वो कब होता है और क्या होता है? तो समवेत और समवाय, एक चीज ध्यान रखें, ये दोनों का एक ही अर्थ है। समवाय मतलब जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उनको अलग नहीं कर सकते, उनका ही समवाय संबंध होता है। और जो समवेत संबंध से जुड़े रहते हैं उन्हें समवाय कहते हैं। तो समवाय और समवेत दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो अब जो शब्द का शब्दत्व और कर्ण का, यानी कि श्रोत्र और शब्दत्व का जो सन्निकर्ष होता है उसको बोलते हैं समवेत समवाय सन्निकर्ष। शब्द और श्रोत्र का जो सन्निकर्ष हो गया वो हो गया समवाय सन्निकर्ष। और शब्दत्व और कर्ण का जो है वो समवेत सन्निकर्ष हो गया। तो यदा पुनः शब्द समवेतम शब्दत्वादिकम सामान्य श्रोत्रेन्द्रेण गृह्यते, यानी कि जब शब्द में जुड़ा हुआ शब्दत्व, शब्द समवेतम शब्दत्व आदि सामान्यम श्रोत्र इंद्रियेण गृह्यते तदा श्रोत्रम इंद्रियम शब्दत्व आदि सामान्यम अर्थ। अर्थ वो है जिसका हमें ज्ञान करना है, और इंद्रिय वो है जो
ज्ञान कर रहा है। तो कर्ण यानी कि श्रोत्र इंद्रिय जो है वो ज्ञान कर रही है, इसलिए वो इंद्रिय हो गई, और शब्दत्व जो है अर्थ हो गया। जब शब्द से जुड़ा हुआ शब्दत्व, शब्द से समवेत संबंध से जुड़ा हुआ शब्दत्व श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा गृहीत होता है, तब श्रोत्र इंद्रिय होती है, शब्दत्वादि सामान्य अर्थ होता है। अनयोः सन्निकर्षः समवेत समवाय एवं, इन दोनों का जो सन्निकर्ष है वो समवेत समवाय सन्निकर्ष है। श्रोत्र समवेते शब्दे शब्दत्वस्य समवायात, समवायात श्रोत्र समवेते शब्दे, श्रोत्र से समवेत संबंध से जुड़े हुए शब्दत्व का, शब्द जो शब्दत्व है वो समवाय संबंध से शब्द में जुड़ा रहता है, इसलिए श्रोत्र और शब्द का तो समवाय हो गया, और जो शब्द है उससे समवेत संबंध के माध्यम से शब्दत्व जुड़ा रहता है, इसलिए श्रोत्र इंद्रिय और शब्दत्व का जो सन्निकर्ष हो गया वो समवेत समवाय सन्निकर्ष हो गया। ये अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर दोबारा से बोल सकते हैं इसके ऊपर, अन्यथा आप बता सकते हैं। लास्ट वाला हमारा जो सन्निकर्ष बचा, आ गया मैम, कोई बात नहीं, मैंने पहले भी कर रखा ना तो आ गया। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, बस रटा हुआ तो होता ही रहता है ना, कारण क्या है इसका, ये चीज जाननी होती है हाँ ना। जी, बस ये, हाँ जी, ये आपने हाँ क्लियर कर दिया ना, ये संवेत जो और समवाय जो संयोग वाला हो रही है। हाँ, ये क्या है, और ये मतलब कारण क्या है, कोई पूछ लेगा कि घटा और जो घट है, घट और चक्षु का तो संयोग सन्निकर्ष हो रहा है, शब्द और ये स्रोत्र का समवाय क्यों है, तो ये चीज को हमें क्लियर करके रखना है, क्योंकि आगे इंटरव्यू के लिए भी आवश्यकता पड़ती है ना, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। परीक्षा में तो किसी का गलत नहीं होगा ये। उसके बाद आगे चलते हैं, विशेषण विशेष्य विशेषण विशेष्य भाव इंद्रियार्थ सन्निकर्षो भवति। कब विशेषण विशेष्य भाव इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है, यदा चक्षुषा संयुक्ते भूतले घटा भावो गृह्यते इह भूतले घटो नास्ति इति। जब चक्षु से संयुक्त भूतल में घट का अभाव, क्योंकि जो चक्षु है वो तो भूतल से संयुक्त होगा ना, चक्षु का तो भूतल के हाँ साथ जी, संयोग संबंध, क्योंकि हम भूतल से कभी भी चक्षु को हटा सकते हैं, ठीक है, ये संयुक्त हो गया। उस भूतल में घट का अभाव जब ग्रहित होता है, और हम क्या सोचते हैं, यह भूतले घटो नास्ति, इस भूतल में घट नहीं है, तो वहां पर विशेषण विशेष्य भाव संबंध होता है। विशेषण विशेष्य भाव क्यों होता है, क्योंकि अभाव तो भूतल पर हमेशा घट का रहेगा नहीं। अब हम क्या बोलेंगे, ये घट के अभाव वाला भूतल है, तो ये भूतल की विशेषता हो जाएगी, घट के अभाव वाला भूतल, तो इसलिए यहाँ पर विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष हो गया। तदा चक्षु संयुक्तस्य भूतलस्य घटाद्य भावो विशेषणम भूतलम विशेष्यम। घट भाव, घटा भाव जो है उस भूतल का जहां पर घट नहीं है उसका वो विशेषण हो गया, और वो भूतल विशेष्य है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। यदा च मनः संयुक्त आत्मनि सुख आद्य अभावो गृह्यते अहम सुख रहित इति, तदा मन संयुक्त आत्मनः सुखाद्य भावो विशेषणम। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, उसी प्रकार मन जब आत्मा से संयुक्त होता है, मैंने पहले जो संयोग संबंध बताया था, संयोग सन्निकर्ष बताया था, उस समय एक उदाहरण घट और चक्षु का बताया, दूसरा उदाहरण आत्मा और मन का बताया। हाँ जी, तो उसी प्रकार से जब मन आत्मा से संयुक्त होता है तो सुखाद्य अभाव, सुख के अभाव, जब सुख का अभाव रहित होता है, अहम सुख रहित इति, मैं सुख रहित हूँ, ऐसा वो सोचता है, इति तदा मन संयुक्त आत्मनः सुखाद्य अभाव विशेषण। मन से संयुक्त जो आत्मा है उसमें सुख आदि का अभाव, वो जो है विशेषण हो गया। तो यहाँ पर सुख रहित आत्मा में भी विशेषण विशेष्य भाव हो जाएगा। मैम स्क्रीन गई। गई हाँ, क्या कर सकते हैं इसका, आएगी नहीं आएगी, उम्मीद है आने की। चलो कोई बात नहीं मैम, मैं सुन रहा हूँ। आवाज वो ब्रेक ब्रेक तो नहीं हो रही है? नहीं मैम, बिल्कुल आवाज बिल्कुल क्लियर है। तो फिर तो स्क्रीन भी आ ही जाएगी।
यदा श्रोत्र समूहेते गकारे घत्वा भावो गृह्यते तदा श्रोत्र समूहेतस्य गकारस्य घत्वा भावो विशेषणम। अब कह रहे जब श्रोत्र समूहेत यानी कि श्रोत्र में से जुड़े हुए गकार सुनाई देता है, इसका अभिप्राय यह है कि जब कान में गकार सुनाई देता है, गौ सुनाई देगा, उस समय घ का अभाव हो जाएगा। तो श्रोत्र समूहेतस्य गकारस्य घत्वा भाव विशेषणम, श्रोत्र से जुड़े हुए गकार युक्त श्रोत्र का में घकार का अभाव जो है विशेषण है। इससे प्रश्न इत्यादि बनता नहीं है। यही है कि गकार जब श्रोत्र में सुनाई देता है उस समय उस श्रोत्र में घकार का अभाव होता है, तो घकार के अभाव वाले विशेषण से युक्त श्रोत्र हो जाएगा। गकार युक्त घकार के अभाव से युक्त श्रोत्र। उसके बाद ये जो है इस प्रकार से तदेवं संक्षेपतः अभी दिख रहा है क्या भैया स्क्रीन? नहीं मैम, आपकी है ना 2 से कनेक्ट था, मतलब 2 जगह मंजू मंजू लिखा रहा था, अभी 1 बचा है बस, तो शायद मोबाइल से हट गया आपका। मोबाइल से कैसे हट सकता है, क्या करें? चेक करना मैम आप एक बार। अभी दिख रहा है 2 जगह। चलो कोई बात नहीं मैम, मैंने बुक भी खोल रखी है, आप पढ़ाइए मुझे। अच्छा चलिए कोई नहीं, 1 मिनट। आपने संदेश भेज दिया था क्या ग्रुप में? कहाँ चले गए लोग? ठीक है ठीक है, कोई नहीं, वो टाइम टाइम सबका वो है ना, मेरा नेटवर्क की प्रॉब्लम है। अन्यथा मैं जब जैसे 5 बजे का लिमिट हो रहा था ना, हर समय नियत समय हो रहा था, लेकिन ये नेटवर्क ने परेशान कर दिया, इसलिए मुझे कभी भी लेनी पड़ रही है। तदेवं संक्षेपतः पंचविध संबंधान्य संबंध अन्यतम संबंध संबद्ध विशेषण विशेष्याभाव लक्षणेन इंद्रियार्थ सन्निकर्षेण अभाव इंद्रियेण गृह्यते। अब यहाँ इस प्रकार से संक्षेप में ये है कि 5 प्रकार के जो संबंध से संबद्ध विशेष जो सन्निकर्ष हैं, उनसे क्या है, जो विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष है, यानी कि अभाव जो है वो किसी न किसी से ग्रहित होता है। 5 प्रकार के जो सन्निकर्ष हैं उनमें से किसी एक से संबद्ध होकर के संबद्ध भाव से विशेषण विशेष्य भाव से जो विशेषण विशेष्य भाव वाला अभाव सन्निकर्ष है वो इंद्रिय के द्वारा गृहित होता है। यानी कि इन जो 5 प्रकार के हमने विशेषण विशेष से पहले जो सन्निकर्ष पढ़े थे, उनके माध्यम से ही, उनके होने के उपरांत ही जो है ये विशेषण विशेष भाव संबंध उनके द्वारा जो है ये व्यक्त होता है, उसके बाद इंद्रिय से गृहित होता है। एवं समवायो अभी इसी प्रकार से समवाय भी चक्षु संबद्धस्य तंतोः विशेषण भूत समवायो विशेषण भूत पट समवायो गृह्यते इह तंतुषु पट समवाय इति। कह रहे इसी प्रकार समवाय भी चक्षु से संबद्ध पट, जो चक्षु से संबद्ध पट है, यानी कि पट को हम देख रहे हैं, तंतु विशेषण भूत, तंतु के विशेषण से युक्त पट, जो तंतु है वो पट में समवाय संबंध के माध्यम से रहता है, तो वो पट जो है तंतु विशेषण से युक्त हो गया, और वो जो विशेषण भूत तंतु है चक्षु से संबद्ध, इसी प्रकार से जो है गृहीत होता है यह तंतुषु पट समवाय। मतलब ये विशेषण विशेष भाव से ग्रहण होता है कि यह जो तंतु है वो पट इसमें समवाय संबंध से रहता है, पट समवाय संबद्ध वाला ये तंतु है, ऐसा जो है ग्रहित होता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि ये जो 5 प्रकार के सन्निकर्ष होते हैं, विशेषण विशेष के भाव भी इन्हीं के द्वारा ग्रहित होता है, इन्हीं के माध्यम से इंद्रिय द्वारा ग्रहित होता है, और समवाय जो है विशेषण विशेष के माध्यम से ग्रहित होता है। जिस प्रकार से तंतु से युक्त पट को हम तंतु युक्त पट उसका विशेषण प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से। उसके बाद आगे चलते
अब ये जो सन्निकर्ष है ना, इसको जो है संक्षेप में बता दिया गया है। ये आप ना अपना वो कर लीजिए म्यूट। मेरी आवाज आ रही है क्या मैम? हाँ, आपकी बाहर की आवाज आ रही है, थोड़ा ट्रेन सॉरी इत्यादि की सॉरी जैसी सॉरी आवाज आ रही सॉरी सॉरी सॉरी। है। सोढ़ा सन्निकर्षो वर्णितः संग्रह च अक्षजा प्रमिति द्विधा सविकल्प 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 अविकल्प का कहा है, निर्विकल्प के लिए अविकल्प प्रयोग किया गया है यहाँ पर। तदेव इस प्रकार से 6 प्रकार के सन्निकर्ष बताए गए हैं। अक्षजा यानी कि चक्षु से उत्पन्न होने वाली प्रमा, यानी कि अक्ष से हम सभी इंद्रियों का ग्रहण करेंगे, इंद्रियों द्वारा जो प्रमा की उत्पत्ति होती है, तो अक्ष से उत्पन्न होने वाली प्रमिति 2 प्रकार की है, 6 प्रकार के सन्निकर्ष हैं और 2 प्रकार की प्रमिति यानी कि प्रमा है, सविकल्पक और निर्विकल्पक। करणम त्रिविधम तस्या, उसके करण 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? कभी इंद्रिय, कभी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष और कभी एक क्या था, इंद्रिय हो गया, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष और ज्ञान। 3 प्रकार के जो करण होते हैं प्रमा के, साक्षात्कारी प्रमा के जो करण होते हैं, ये शॉर्टकट में जो हमने प्रत्यक्ष के अंदर पढ़ा, ये 2 श्लोकों में पूरा इसका समराइज हो जाएगा। सन्निकर्ष षड्विज, सन्निकर्ष कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। घट, तद नील घट यानी कि संयोग सन्निकर्ष। उसके बाद उसका उदाहरण था ना, यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं जो सन्निकर्ष थे उनके। तद नील, उसका नील यानी कि उसका जो रूप था वो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। नीलत्व संयुक्त समवेत सन्निकर्ष, संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष नीलत्व हो गया। शब्द हो गया समवाय सन्निकर्ष। शब्दत्व जाति हो गया क्या, समवेत समवाय सन्निकर्ष। अभाव समवायो च ग्राह्या सट संबंध सटकतः, उसके बाद जो अभाव जो है विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। इस प्रकार से जो है 6 प्रकार के सन्निकर्ष होते हैं, 3 प्रकार के करण होते हैं, 2 प्रकार की प्रमा होती है, सविकल्पक और निर्विकल्पक। ये प्रत्यक्ष के अंतर्गत जो हमने चीजें पढ़ी उन सब का एक समराइज हो गया ये। उसके बाद आगे चलेंगे, ये मैंने खुद से एक बना दिया है, दिख तो नहीं रहा होगा ना भैया, बस बना रखा है समझ जाइए कि आप बना रखा है, इसको अपलोड कर देंगे। नहीं मैम, शो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, मैं बाद में देख लूंगा। हाँ, समस्या होगी यार, क्यों ऐसा हो गया ये? पता नहीं, पहले जब आपके 2 आ रहे थे मेरे पास, मतलब 2 मुझे मंजू मंजू 2 जगह आपने ज्वाइन किया हुआ था, बट अभी ना एक ना, ही जगह आ एक रहा है। मंजू स्क्रीन करके दिख रहा होगा, एक मंजू बोल रही है जिससे वो दिख रहा होगा, 2 ही शायद दिखते हैं। हाँ, तो अभी एक ही दिख रहा है तब से मैं। हाँ, स्क्रीन वो हो गई है ना, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं मैम, आप तो चलिए कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। और तो उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। अब ये जो इनका ना है, ये जो आगे का आ रहा है, ननु निर्विकल्पकम परमार्थतः स्वलक्षण विषयम भवतु प्रत्यक्षम वाला, ये जो है बौद्धों का मत है। बौद्ध जो है सविकल्पक को, ये इसका अगर मैं अच्छे से इसका शब्द सह ना भी समझा पाऊं, तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो बौद्ध हैं वो निर्विकल्पक को तो प्रत्यक्ष मान रहे हैं, और सविकल्पक जो हमने बोला प्रमाकरम करणम प्रमाणम, उसके बाद जो है उसके बाद प्रत्यक्ष साक्षात्कारी प्रमा का करण जो है वो प्रत्यक्ष है ऐसा बोला। उसके बाद फिर हम प्रत्यक्ष का व्याख्यान करने में लगे थे, उसमें जो प्रमा 2 प्रकार की बताई, सविकल्पक और निर्विकल्पक। लेकिन ये जो बौद्ध मत वाले हैं वो प्रत्यक्ष को ही केवल जो पहली बार दिखता है यानी कि निर्विकल्पक को ही क्या मान रहे हैं, वो निर्विकल्पक को ही प्रत्यक्ष मानते हैं, सविकल्पक का वो विरोध कर रहे हैं। तो ननु निर्विकल्पकम परमार्थतः स्वलक्षण विषयम भवतु प्रत्यक्षम। अब कह रहे हैं ये शंका के लिए ननु का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। निर्विकल्पक जो है परमार्थतः स्वलक्षणम भवतु प्रत्यक्षम, यानी कि जो निर्विकल्पक है वो जो है वास्तविक रूप से अपने लक्षण को प्रकट करता है, अपने लक्षण का विषय होता है, इसलिए वो प्रत्यक्ष हो, यानी कि उसको आप प्रत्यक्ष मानो, हमें कोई शंका नहीं है। लेकिन
सविकल्पकम तु शब्द लिंगवद अनुकार वद अनुगत आकार अवगाहितत्वाद सामान्य विषयम कथम प्रत्यक्षम अर्थस्य एव प्रत्यक्षत्वाद अर्थस्य च परमार्थतः सत एव तज्जनकत्वाद। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सविकल्पक के लिए सविकल्पक जो है उसमें शब्द और लिंग इत्यादि का अवगाही होने के कारण उसको ग्रहण करने अथवा उसको व्यक्त करने के कारण शब्द और लिंग आदि को, यानी कि निर्विकल्पक हमने उसको कहते हैं हम जहां पर केवल वस्तु दिखती है, उसको ये वस्तु है ऐसी पहचान होती है। सविकल्पक वो होता है जब उस वस्तु का के लिए एक शब्द यानी कि उसका नाम आ जाता है, उसका लिंग यानी कि उसकी पहचान जुड़ जाती है, तो वो सविकल्पक होता है। तो ये कह रहे हैं फिर उसके बाद जो है वो प्रत्यक्ष नहीं रहा, क्योंकि वो प्रत्यक्ष मान रहे हैं सिर्फ प्रथम वाले ज्ञान को, यानी कि पहली बार जो चीज हमें दिखी वही प्रत्यक्ष है। फिर उसके बाद तो वो उसका पहले ही ज्ञान हो जाता है, तो उसको हम प्रत्यक्ष नहीं मानेंगे, ऐसा इनका कहना। वो सामान्य विषय हो जाता है कह रहे हैं वो, यानी कि उसको पहले से जान लिया गया, विशेष विषय वो नहीं है। अपना विषय निर्विकल्प तो अपना विषय जो है प्रकट करता है, लेकिन सविकल्प जो है नाम इत्यादि उसके साथ जुड़ जाता है, तो वो सामान्य विषय हो गया। कथम प्रत्यक्षस्य एवं प्रत्यक्षत्वाद, कैसे वो प्रत्यक्ष अर्थजः एवं प्रत्यक्षत्वाद अर्थस्य परमार्थतः सद एव तज्जनकत्वाद। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि उसको कैसे हम प्रत्यक्ष मान लें। प्रत्यक्ष तो परमार्थतः अपनी सत्ता को प्रकट करता है, अपने विषय को प्रकट करता है। स्वलक्षणं तु परमार्थतः सत न तु सामान्य, अपना लक्षण तो परमार्थतः यानी कि वास्तविक रूप से सत, उसको ही सत मानते हैं वो जो एक ही प्रमाण मानते हैं ना बौद्ध वाले, तो जिसकी सत्ता होती है जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा, तो कहते हैं कि सामान्य तो प्रमाण निरस्त विधि भावस्य अनन्य व्यावृत्यात्मनस्तु अनन्य व्यावृत्य आत्मनः तुच्छत्वाद। अब कह रहे हैं जो सामान्य होता है वो तो अपने जो अपना लक्षण है उसको व्यक्त नहीं करता है, वो क्या होता है तुच्छ बता रहे हैं वो सामान्य विषय को। तो जो सविकल्पक है वो सामान्य विषय हो जाता है और उसको जो है हम प्रत्यक्ष नहीं मानेंगे, ऐसा इनका अभिप्राय है। शब्द सा समझ में नहीं भी आया हो तो ये इसका जो इनका मत है वही यहाँ पर रखा गया है। माँ एवं, ये जो है तर्क भाषाकार ने कह दिया, माँ एवं सामान्यस्य अपि वस्तु भूत्वा, सामान्य भी वास्तविक होता है, इसलिए ऐसा नहीं है। यानी कि सामान्य जो सविकल्पक है उसको सामान्य कहा गया है, उसको हम आप जो है प्रत्यक्ष नहीं मानोगे, ऐसा नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। वो भी तो सामान्य हो, वो भी तो वास्तविक होता है, ऐसा इनका मत है। तदेवं व्याख्यातम प्रत्यक्षम, इस प्रकार से जो है हमने प्रत्यक्ष की व्याख्या कर दी है, ऐसा इनका कहना है। उसके बाद अनुमान प्रमाण का निरूपण करेंगे। एक बार मैं भी मैसेज कर दूं, आज बढ़िया चल रही है क्लास। तो आगे चलेंगे। अनुमान प्रमाण निरूपणम, अनुमान प्रमाण का अब निरूपण करेंगे, ठीक है। अनुमान प्रमाण, अब स्क्रीन ही नहीं दिख रही है तो क्या कर सकते हैं। अनुमान को सबसे पहले अनुमान शब्द को डिफाइन कर रहे थे। अनुमान शब्द अनु उपसर्ग पूर्वक मा धातु से ल्युट प्रत्यय होकर के अनुमान बना है। अनु का अभिप्राय होता है पश्चात, मैं स्क्रीन में लिख भी रही हूँ भैया, बड़ी समस्या। और मान का अभिप्राय होता है ज्ञान, तो पश्चात होने वाले ज्ञान को हम अनुमान कहते हैं। आवाज कट तो नहीं रही है भैया? नहीं मैम, रितु सिद्धार्थ जी भी, हाँ आवाज आज बिल्कुल क्लियर है, लेकिन स्क्रीन क्लियर नहीं है, बस बात यह है। मैंने बुक ओपन कर रखी है, आप पढ़ाते हो। चलिए कोई बात नहीं, बड़ा दुख हो रहा है मुझे, स्क्रीन नहीं दिख रही है तो। अनुमान दिख रही है आपको? यस मैम दिख रही है। अरे मजा आ गया, फिर तब तो इनके में थोड़ा सा समस्या होगी। मैं तो बड़ा दुखी हो रही हूँ, मैं लिख के लाई थी और ये कोई बात नहीं श्योर है। हाँ हाँ ठीक है धन्यवाद। तो अनु उपसर्ग पूर्वक
माँ धातु से ल्युट प्रत्यय हो करके अनुमान शब्द निष्पन्न हुआ। अनु का अभिप्राय होता है पश्चात अर्थ में अनुपसर्ग लगता है, और ज्ञान का मान का अभिप्राय होता है ज्ञान और ज्ञान अथवा प्रमाण। तो पश्चात होने वाले ज्ञान को हम अनुमान कहेंगे, यानी कि बाद में होने वाले ज्ञान को अनुमान कहेंगे। लिंग परामर्शो अनुमानम, ऐसा जो है हमारी तर्क भाषा में अथवा न्याय दर्शन में अनुमान की परिभाषा दी है। लिंग परामर्शो अनुमानम, लिंग मतलब चिन्ह, किसी चीज का पहचान चिन्ह जिससे हम जानते हैं, और परामर्श का अभिप्राय होता है चिंतन करना, परामर्श करना। तो इस प्रकार से ये सब शाब्दिक व्युत्पत्ति हो गई इसकी। अब चलते हैं अनुमान प्रमाण में। अनुमान प्रमाण निरूपणम लिंग परामर्शो अनुमानम येन ही अनुमीयते तद अनुमानम, जिसके द्वारा अनुमित होता है उसे अनुमान कहते हैं। लिंग परामर्शेन च अनुमीयते अतः लिंग परामर्शो अनुमानम। पहले तो कहा लिंग परामर्श अनुमान, लिंग यानी कि चिन्ह, किसी की पहचान, जिससे हम किसी की पहचान करते हैं उसको लिंग कहेंगे, और उसका परामर्श यानी कि उसका चिंतन ही अनुमान है, जिसके द्वारा अनुमित किया जाए वो अनुमान है। ठीक है, ये न अनुमीयते तद अनुमानम, ये भी नोट करने लायक बात है। और लिंग परामर्शो अनुमानम तो है ही है, इससे तो प्रश्न बनते ही बनते हैं। उसके बाद लिंग परामर्शेन च अनुमीयते अतो लिंग परामर्शो अनुमान, लिंग परामर्श के द्वारा अनुमित होता है इसलिए लिंग परामर्श अनुमान है। तच्च धूमादि ज्ञानम अनुमितिम प्रतिकरणत्वाद, तच्च धूमादि ज्ञानम अनुमितिम प्रतिकरणत्वाद अग्नि आदि ज्ञान अनुमिति ही तत्कारणम धूमादि ज्ञानम। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अग्नि इत्यादि का ज्ञान क्या है, अनुमिति है। अग्नि इत्यादि का ज्ञान अनुमिति, ज्ञान होना अनुमिति है, बाद में जो ज्ञान होता है उसे अनुमान या अनुमिति कहते हैं। अग्नि इत्यादि का ज्ञान अनुमिति है क्योंकि धुआं और अग्नि वाला ही उदाहरण इसमें मिलता है। और उसका साधन क्या है, करण मतलब वही अतिशयित कारण साधक तमम करणम कहा गया है, जो अतिशयता से साधक है वही करण है। तो अग्नि की अनुमिति का करण क्या है, धूम आदि का ज्ञान है। अग्नि के ज्ञान का, अग्नि के अनुमान का साधन धूम का ज्ञान है। तो वो धूम आदि अनुमिति के प्रति करण है। धूम आदि जो है, धूम आदि का ज्ञान अनुमितिम प्रति, अनुमिति के प्रति यानी कि अग्नि के ज्ञान के प्रति धूम इत्यादि जो है करण है। तो इस प्रकार से जो है लिंग परामर्श अनुमान, इतना ये ध्यान रख सकते हैं। बाकी सभी का हमने शब्दशः अध्ययन किया। उसके बाद आगे जाकर के अनुमान बहुत लंबा चौड़ा चलता है, अभी तो शुरुआत है अनुमान की, ये पढ़ लिया था हमने। अब लिंग क्या है, वही बात में जो अभी कह रही थी, लिंग किम पुनर्लिंगम कश्च तस्य परामर्श, लिंग क्या है और उसका परामर्श क्या है। उच्यते व्याप्ति बलेन अर्थगमकम लिंगम, व्याप्ति के बल से, ये तृतीया लिखा है, तृतीया विभक्ति है, व्याप्ति बलेन, व्याप्ति बल के द्वारा अर्थगमकम लिंगम, व्याप्ति के बल से अर्थ को, अर्थगमकम अर्थ का जो है ज्ञान कराने वाला लिंग होता है। यथा धूमो अग्नेह लिंगम, जिस प्रकार से धूमः, धुआं जो है अग्नि का लिंग है। तथा ही यत्र धूमस तत्र अग्नि इति साहचर्य नियमो व्याप्ति, व्याप्ति बलेन अर्थगमकम लिंगम कहा ना। तो पहले तो लिंग क्या है पूछा तो उन्होंने कहा व्याप्ति बलेन अर्थगमकम लिंगम। अब व्याप्ति क्या है, जहां धुआं है वहां आग है, ऐसा जो साहचर्य नियम है वो व्याप्ति है। साहचर्य का अभिप्राय होता है साथ साथ रहने वाला जो नियम है, यानी कि जहां धुआं होगा वहां आग होगी, यह साहचर्य नियम व्याप्ति है। और उस व्याप्ति के बल से ज्ञान होने वाले, अर्थ का ज्ञान कराने वाले को लिंग कहते हैं। तस्याम गृहीतायाम एव व्याप्तो धूमः अग्नि गमयति, उस व्याप्ति का ग्रहण करने पर धूम जो है उस व्याप्ति के, उस ग्रहित व्याप्ति के माध्यम से ही धूम जो है अग्नि को, अग्निम गमयति यानी कि अग्नि का ज्ञान करवाता है, अग्नि तक हमें पहुंचाता है।
अतो व्याप्ति बलेन अग्नि अनुमापकत्वात् धूमो अग्ने लिंगम। इसलिए व्याप्ति के बल से अग्नि का अनुमापक होने के कारण धुआं अग्नि का लिंग है, अग्नि की पहचान है। जहां पर धुआं होगा वहां अवश्य ही अग्नि होगी, ऐसा हम जानेंगे किससे? आग का अनुमापक है, अग्नि नामक अग्नि रूपी ज्ञान का अनुमापक है वो, इसलिए उसे अग्नि का लिंग माना जाता है। तस्य तृतीयम ज्ञानम परामर्श, उसका तीसरा ज्ञान परामर्श है। अब पर पूछा था ना कि लिंग क्या है, लिंग तो व्याप्ति बलेन अर्थगमकम लिंगम। कोई कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? चलिए, रितु शिवाज जी ने हाथ खड़ा किया है। एक बार तो दोबारा से करवाना, ये ऊपर वाला। जी जी जी, ये यही वाला। हाँ यही। ठीक है, पूरा ही बोल देते हैं। किम पुनर, पहले बोला कि क्या बोला, इससे पहले क्या कहा था? लिंग परामर्शम, लिंग परामर्शो अनुमानम, लिंग का परामर्श अनुमान है। फिर अगले उन्होंने ये इस प्रकार से है, अनुमान, अनुमान की बात बताई, विस्तार पूर्वक दिया। कुल मिला के बात यही है, लिंग परामर्शो अनुमानम। अब आगे वाले व्यक्ति ने पूछा कि लिंग क्या है और उसका परामर्श क्या है। उन्होंने लिंग परामर्शो अनुमानम कहा, तो लिंग क्या है, उसका परामर्श क्या है? तो अब बता रहे हैं, उच्यते व्याप्ति बलेन अर्थ गमकम लिंगम, व्याप्ति के बल से अर्थ का गमन कराने वाला, अर्थ का ज्ञान कराने वाला लिंग है। यथा धूमो अग्नेह लिंगम, जैसे धुआं अग्नि का लिंग है। सामान्य शब्दों में लिंग मतलब चिन्ह, किसी चीज की पहचान जिसके माध्यम से होती है वो उसका लिंग हो गया, उस चीज का बोध कराने वाला लिंग है। तो व्याप्ति के बल से अर्थ का गमन कराने वाला, अर्थ तक पहुंचाने वाला लिंग है। यथा धूमः अग्ने लिंगम, जिस प्रकार से धुआं अग्नि का लिंग। तथा ही जैसे यत्र धूमः तत्र अग्नि इति साहचर्य नियमो व्याप्ति। अब व्याप्ति बलेन अर्थगमकम कहा, तो यहाँ पर व्याप्ति को बता रहे हैं, जहां पर धुआं है वहां पर अग्नि है, ऐसा साहचर्य नियम व्याप्ति है। साहचर्य नियमो व्याप्ति, ठीक है। अगर धूम यत्र धूमः तत्र अग्नि नहीं भी दिया होगा, साहचर्य नियम, कहीं पर व्याप्ति क्या है दिया होगा, तो साहचर्य नियम व्याप्ति है, साथ साथ रहने वाला नियम। तस्याम गृहीतायाम एव व्याप्तौ धूमः अग्नि गमयति, उसके उस तस्याम किस व्याप्तौ, उस व्याप्ति, गृहीत व्याप्ति के द्वारा ही धूम जो है अग्नि तक पहुंचाता है। अग्निम गमयति यानी कि अग्नि का ज्ञान करवाता है। अतो व्याप्ति बलेन अग्नि अनुमापकत्वाद, व्याप्ति के बल से अग्नि का अनुमापक होने के कारण, अग्नि का अनुमान करवाने वाला होने के कारण धूमो अग्नेह लिंगम, धुआं जो है अग्नि का लिंग है। अब समझ में शायद आ गया होगा रितु जी। आप हो गया। ठीक है, अगर आपको दोबारा रिवाइज कीजिएगा, अगर कंफ्यूजन होगा फिर से पूछेगा। अगर पेपर के लिए तो इतना ही है, ये व्याप्ति बलेन अर्थगमकम लिंगम और साहचर्य नियमो व्याप्ति, बस हो गया। लेकिन ये समझने के लिए है, पढ़ा जाता है मूल से ना। हाँ ठीक है। पेपर के लिए ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, यत्र यत्र धूमो तत्र तत्र अग्नि इति साहचर्य नियमो व्याप्ति और व्याप्ति बलेन अर्थगमकम लिंगम। दो चीजें जो है, ये दो पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा के लिए। बाकी समझना, कोई पूछ लेगा व्याप्ति क्या है तो अपने शब्दों में व्यक्त करने के लिए मूल पढ़ा जाता है। उसके अभी बाद तो मेरा आगे फर्स्ट ईयर चलेंगे। जी, एमए में हैं आप अभी? हाँ। आप तो बिल्कुल निकाल देंगे फाइनल तक नेट, टेंशन ही मत लो। तस्य तृतीयम ज्ञानम परामर्शः। जी कुछ नहीं, चलो आप करवा दो। ठीक है, बाद में बातें हो जाएंगी। तस्य तृतीयम ज्ञानम परामर्श, उसका तीसरा ज्ञान परामर्श है। किसका? उस लिंग का तीसरा ज्ञान, पर लिंग परामर्शो अनुमानम कहा ना, उस लिंग का जो तीसरा ज्ञान है वो परामर्श है। अब उसका परामर्श क्या है पूछा था ना ऊपर, तस्य परामर्श कश्च तस्य परामर्श, उसका परामर्श क्या है ऐसा पूछा। तो आगे कह रहे हैं उसका तीसरा ज्ञान परामर्श है।
अभी आप तीसरा ज्ञान परामर्श है, इतना ग्रहण कर लीजिए, आगे फिर तीसरा ज्ञान कब आता है ये भी बताया जाएगा। तथा ही प्रथमम तावत महान असादौ भूयो भूयो, इसको हटा लेते हैं, भूयो भूयो पूरम पश्यन् वह्नि पश्यति तेन भूयो दर्शनेन धूम अग्न्योः स्वाभाविकं संबंधम अवधारयति तत्र यत्र धूमः तत्र अग्नि इति। ये पहला ज्ञान है, ठीक है। उस लिंग का तीसरा ज्ञान जो है वो परामर्श है। अब पहला ज्ञान बता रहे हैं उस लिंग का, यानी कि वो धुआं रूपी जो लिंग है उसका पहला ज्ञान कब होता है और कैसे होता है। यथा ही न तथा ही प्रथमम तावत महानसादौ भूयो भूयो, बार बार पहला ज्ञान होता है जिस प्रकार से महानस आदि में भूयो भूयो बार बार देखने पर, वहनी पश्यति बार बार अग्नि को देखने पर, तेन भूयो दर्शने धूमाग्न्यो धूमग्न्योः स्वाभाविकम संबंधम अवधारयति यत्र धूमः तत्र अग्नि। अब जब कोई व्यक्ति, महानस मतलब होता है जो हमारी पाकशाला होती है, रसोई होती है, आजकल की रसोई में अग्नि तो होती है पर धूम नहीं होता है, तो महानस मतलब रसोई होती है। तो जब कोई व्यक्ति महानस में रसोई में बार बार देखता है, भूयो भूयो बार बार देखता है, क्या देखता है वो, आग जली हुई और धुएं को देखता है, तो वो ये जान जाता है कि बार बार देखने से वो ये जान जाता है कि धूम और अग्नि का स्वाभाविक संबंध जो है क्या है, स्वाभाविक संबंध है। यत्र धूमः तत्र अग्नि इति, जहां पर धुआं होता है वहां पर अग्नि अवश्य रूप से होगी। ये उसको पहला ज्ञान हो गया। उसने बार बार महानस में देखा, चूल्हे में देखा, घर की रसोई में देखा या यज्ञशाला में देखा, तो वहां पर धुआं था और अग्नि थी, तो उसने वो इतना जान गया कि जहां पर धुआं होता है वहां पर अग्नि होती है, धुएं और अग्नि का स्वाभाविक संबंध है। अब इसके बाद मैंने लिंग का भी अपने शब्दों में लिखा है, लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम। लीन अर्थात परोक्ष अर्थ का बोध कराने के कारण ही लिंग है। लिंग मतलब जो किसी चीज का बोध कराता है वही लिंग है। उसके बाद आगे चलेंगे। अब जो भूयो भूयो कहा ना, उसका इसमें खोल खोल के एक एक चीज का किया जाता है, तो कभी भविष्य में कुछ ना कुछ आप कर पाएंगे इसको मूल पढ़ने से। यद्यपि यत्र यत्र मैत्रीतनयत्वं तत्र तत्र श्यामत्वम अपि इति भूयो दर्शनम समानम अवगम्यते। अब यहाँ पर कह रहे हैं यद्यपि जहां जहां मैत्री का पुत्र होता है वहां पर भी, क्योंकि स्वाभाविक संबंध को डिफाइन करना है ना, स्वाभाविक संबंध क्या है, अग्नि और धुएं का स्वाभाविक संबंध क्यों है, तो इसलिए बीच में ये मैत्री तनय वाला, मैत्री के पुत्र वाला उदाहरण देंगे। यद्यपि यत्र यत्र मैत्री तनयत्वं तत्र तत्र श्यामत्वम अपि इति भूयो दर्शनम समानम अवगम्यते, यानी कि जहां जहां पर मैत्री का पुत्र होता है वहां वहां पर श्यामत्वम यानी कि काला होता है, जो जो मैत्री का पुत्र होता है वो काला होता है। बार बार दर्शन होने पर ये भी उसी के समान लग रहा है, यानी कि जो अग्नि और धुएं का स्वाभाविक संबंध धूम और अग्नि का है उसी के समान प्रतीत होता है। तो अब ये मैत्री और इसकी कहानी क्या है, कोई मैत्री नामक स्त्री होगी, उसके जो 5-6 पुत्र थे वो काले हो गए सारे के सारे। अब जो फिर कोई एक पुत्र जो है उसका गोरा हो गया। अब लोगों ने सोचा कि जो मैत्री का पुत्र होता है वो काला ही होता है, और तो ऐसे एक स्वाभाविक समझ लिया, मैत्री का पुत्र होने का मतलब ही काला समझ लिया। तो वो यहाँ पर बताएंगे कि ये जो है जो धुआं और अग्नि का संबंध स्वाभाविक है ऐसा नहीं है, तथापि मैत्री तनयत्व श्यामत्वयोः न स्वाभाविकः संबंधः किंतु औपाधिक एव। यहाँ पर कह रहे हैं मैत्री के पुत्र और श्यामत्व का स्वाभाविक संबंध नहीं है, उसका क्या है, औपाधिक संबंध है। साकाद्य अन्न परिणामस्योप स्वाभाविक साकादि अन्न परिणामस्य उपादेय विद्यमानत्वाद, यानी कि उस मैत्री के पुत्र का काले होने का कारण ये था कि अन्न और शाक इत्यादि जो है उसने ग्रहण कर लिया था, तो इस वजह से उसमें श्यामत्व आ गया था, तो वो औपाधिक हो गई। खाद्यान्न और शाक और अन्न इत्यादि की उपाधि के कारण वो किसी न किसी कारण से वो काला हो गया।
लेकिन धुआं और अग्नि में कोई कारण नहीं होता है। जहाँ धुआं होगा वहां अवश्य रूप से अग्नि होगी, कि धुएं को मतलब कुछ कर दिया या उस वजह से वहां पर अग्नि है, कोई कारण नहीं है धुएं में अग्नि होने का, स्वाभाविक है। यदि धुआं होगा तो अग्नि अवश्य होगी। अब आगे ये क्यों नहीं कहा गया कि जहां अग्नि होती है वहां धुआं होता है, तो उसका बताएंगे। तथा ही श्यामत्वे मैत्रीतनत्वं न प्रयोजकम किंतु साकाद्य अन्न परिणति भेद एव प्रयोजकः प्रयोजकश्च उपाधि इति उच्यते। प्रयोजक की उपाधि होती है। शाक अन्न इत्यादि के प्रयोजन के कारण, शाक अन्न इत्यादि के भक्षण के कारण मैत्री के जो पुत्र हैं वो काले हो गए, तो यहाँ पर एक प्रयोजन हो गया, प्रयोजन को उपाधि बोलते हैं। न च धूम अग्नियो संबंधे कश्चित उपाधि अस्ति। धूम और अग्नि के संबंध में कोई उपाधि नहीं है, यानी कि बीच में कोई बाधा नहीं है। जहां पर धूम होगा उसमें स्वाभाविक ही अग्नि होगी, आवश्यक है। और यदि जहां पर अग्नि होगी वहां पर धुआं होना स्वाभाविक नहीं है। यदि अग्नि के सामने कोई गीली लकड़ी रख दी तब धुआं निकलेगा, लेकिन धुआं होगा तो पक्का वहां पर अग्नि होगी। इसलिए यत्र यत्र अग्नि अस्ति तत्र तत्र धूमः अस्ति नहीं कहा गया है, क्योंकि लोहे का गोला होता है उसमें भी अग्नि विद्यमान होती है। यदि वो गर्म है, उसको डाल दिया तो उससे धुआं नहीं निकलता है, लेकिन वहां पर अग्नि होती है। जो धुआं है वो कम व्याप्त है अग्नि की तुलना में, तो इसीलिए इसका व्याप्त आगे आएगा, फिर व्याप्य व्यापक संबंध है भी आएगा। तो न च धूम अग्नियो संबंधे कश्चित उपाधि अस्ति। धूम और अग्नि के संबंध में कोई उपाधि नहीं है। अस्ति चेत, यदि है भी तो, यदि आप मानते हो, कोई कहता है धूम और अग्नि में, तो योग्य अयोग्यो वा, उपाधि या तो योग्य होती है या अयोग्य होती है। अयोग्यस्य संकितुम अशक्यत्वाद योग्यस्य च अनुपलब्धत्वाद, यानी कि अयोग्य संकितुम अशक्यत्वाद, यानी कि अयोग्य यदि है तो उसमें शंका की कोई संभावना नहीं है। योग्य से च अनुलभ्य मानत्वाद, जो योग्य है वो उपलब्ध नहीं है। अर्थात उपाधि दो ही प्रकार की होती है, योग्य और अयोग्य। तो यहाँ पर यदि अग्नि की उपाधि, अग्नि में कोई उपाधि है ऐसा माने, अयोग्य उपाधि है कहें, तो फिर वहां पर शंका की कोई संभावना नहीं है, योग्य उपाधि उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार से इससे कोई प्रश्न इत्यादि बनते नहीं है। तो इसको अधिक हम ज्यादा इसकी व्याख्या करेंगे भी नहीं। यत्र उपाधि अस्ति तत्र उपलभ्यते, जहां पर उपाधि होती है वहां पर उपाधि उपलब्ध होती है, यानी कि दिख जाती है। यथा, अब आगे बताएंगे, यथा अग्ने धूम संबंधे, यानी कि अग्नि और धुएं के संबंध में आर्द्र ईंधन संयोग। अगर हम अग्नि और धुएं का संबंध बनाने चलें, जहां अग्नि होती है वहां धुआं होता है कहें, तो वहां पर उपाधि हो जाएगी आर्द्र ईंधन, यानी कि गीली लकड़ी का संयोग हो जाएगा, तभी धुआं उत्पन्न होगा। यदि गैस में अग्नि जली रहती है वहां पर धुआं नहीं निकलता है ना। यदि हम कहें जहां अग्नि होती है वहां धुआं होता है, तो अवश्य कोई ना कोई कारण होगा धुआं निकलने का। तो इसलिए हिंसात्वस्य, और उसके बाद आगे जो है हिंसात्वस्य च अधर्म साधनत्वेन सह संबंधे निषिद्धत्वम उपाधि। अब कह रहे हैं हिंसात्व, जो हिंसा होती है वह अधर्म का साधन है। तो हिंसा और अधर्म का क्या संबंध बन रहा है, वहां पर निषिद्ध है, हिंसा निषिद्ध है, ऐसी उपाधि हो जाएगी। तो कहने का अभिप्राय ये इसी चीज को, अग्नि जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है, ये चीज क्यों नहीं कही, इसलिए यहाँ पर मैत्री तनय का भी उदाहरण आया। और फिर बाद में बताया कि यदि धूम और अग्नि का संबंध बनाने चलें, यदि जहां अग्नि होती है वहां धूम होता है ऐसा कहें, तो फिर वहां पर आर्द्र ईंधन का संयोग हो जाएगा, संयोग नामक उपाधि हो जाएगी। तो इसलिए जो है यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि कहा गया है, वो स्वाभाविक संबंध है, कोई उपाधि वहां पर नहीं है। मैत्री तनयस्य श्यामत्वेन सह साकाद्य अन्न परिणत भेद, साक आदि अन्न से युक्त जो है उपाधि मैत्री तनय के काले होने पर है। यानी कि कुल मिला के बात यह है, इतना हमें इस पैराग्राफ से ये समझना है कि अग्नि और धुआं और अग्नि का संबंध स्वाभाविक है, यानी कि वहां पर किसी प्रकार की कोई बाधा के कारण धुएं
धुआं है तो तब अग्नि उत्पन्न हो रही है ऐसा कहना नहीं है, यानी कि जहां पर धुआं होगा वहां पर अग्नि अवश्य रूप से होगी, बिना अग्नि के धुआं उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। लेकिन बिना धुएं के अग्नि उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे आधुनिक उदाहरण जो है, आजकल की रसोई बिना धुएं की होती है, वहां अग्नि होती है। लोहे का गोला जो होता है वहां पर धुआं नहीं होता है, फिर भी अग्नि होती है। तो इसलिए कुल मिला के बात यह है, धूम और अग्नि का स्वाभाविक संबंध है। अधिक समझ में नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर वही आगे की बात है, न च यह धूमस्य अग्नि साहचर्य कश्चित उपाधि अस्ति। यहाँ पर जो है धूम और अग्नि के साहचर्य में कोई उपाधि नहीं है। यद भविष्यत ततो अदृक्षतो दर्शनाभावात् नास्ति इति तर्क सहकारिणा उपलब्ध सनातेन प्रत्यक्षेण अवबोध्य भावे अवबोध्य उपाद्य भावो अवधार्यते। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यदि उपाधि होती तो वह दिख जाती, ततो दर्शना भावा नास्ति, दर्शन के अभाव के कारण नहीं है, ततः दर्शना, यानी कि बात कुल मिला के यह है, अग्नि और धुएं के संबंध में किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं है। यदि होती तो दिख जाती, और दर्शन के अभाव से, यानी कि दर्शन का अभाव होने के कारण वह नहीं है। इति तर्क सहकारिणा अनुपलम्ब सनातेन प्रत्यक्षेण एव उपाद्य भावो अवधार्यते तथा च सत्य उपाधि भाव ग्रहण जनित संस्कार कृतेन भूयो दर्शन जनित संस्कार सहकृतेन साच ग्रहिणा प्रत्यक्षेण एव धूम अग्न्योः व्याप्ति अवधार्यते। तेन धूम अग्न्योः एक संबंध एव संबंधो एव न तो औपाधिकः स्वाभाविकश्च संबंधः। व्याप्ति, स्वाभाविक संबंध ही व्याप्ति है। साहचर्य नियम, यानी कि जहां पर अग्नि होती है, जहां पर धुआं होता है, जहां पर धुआं होता है वहां पर अग्नि होती है। यह जो स्वाभाविक संबंध है वह क्या है, साहचर्य। आपने चाय बना दी जब दूध था क्या? तो साहचर्य नियम जो है व्याप्ति, साहचर्य नियम व्याप्ति है। कहाँ थे हम? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो बार बार दर्शन से जो मैत्रीय तनय जो बात आई, कि मतलब बार बार दर्शन से जो हम स्वाभाविक संबंध उसको मान लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। यानी कि जो स्वाभाविक संबंध होता है वहां पर कोई उपाधि नहीं होती है, और यदि उपाधि होती तो फिर वो दिख जाती, और न दिखने के कारण अग्नि और धूम और अग्नि के संबंध में, बार बार अग्नि बोल रही हूँ, धूम और अग्नि के संबंध में किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं है। इसलिए उनका संबंध स्वाभाविक ही है, और स्वाभाविक, यही जो स्वाभाविक संबंध है वही व्याप्ति है। साहचर्य नियम व्याप्ति बताया ना, तो जो ये स्वाभाविक नियम है वही, स्वाभाविक संबंध है वही व्याप्ति है। यानी कि जो हम ये ना बोल दें उसको भी व्याप्ति मान लेंगे, मैत्री के पुत्र जो हैं काले हैं तो उसको भी हम व्याप्ति मान लेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि जो स्वाभाविक संबंध है वही व्याप्ति है। उसके बाद चलेंगे, तद अनेन न्यायेन धूम अग्न्यो व्याप्ति गृह्यमाणायाम महानसे यद धूम ज्ञानम तत् प्रथमम। इस प्रकार से, इस न्याय से धूम अग्नि के जो धूम और अग्नि का साहचर्य नियम वाली जो व्याप्ति है उसको ग्रहित करने से महानस इत्यादि में जब धूम का ज्ञान होता है वही प्रथम ज्ञान है। यानी कि हम परामर्श, लिंग का तीसरा ज्ञान परामर्श, इस चीज को हम देख रहे थे। तो पहला हमने देखा कि जहां जहां पर धुआं होता है वहां पर अग्नि होती है, क्योंकि वो महानस आदि में देखेगा तो उसको पहला ज्ञान होगा। तो फिर उसमें पहले व्याप्ति कहीं आप अस्वाभाविक, यानी कि उपाधि से युक्त संबंध को भी कहीं व्याप्ति न समझ लें। इसलिए मैत्री तनय इत्यादि का उदाहरण दिया और बताया कि अग्नि और धूम के संबंध में किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं है, उनका संबंध स्वाभाविक है। स्वाभाविक संबंध को ही हम व्याप्ति कहेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि महानस इत्यादि में जब प्रथम बार धूम की व्याप्ति, धूम और अग्नि की व्याप्ति यानी कि साहचर्य एक साथ होने को देखेगा
उसको ग्रहित करेगा तो पहली बार जो है प्रथम ज्ञान हो जाएगा। पर्वत आदौ पक्षे यद धूम ज्ञानम तद द्वितीयम। अब जो हम परामर्श को देख रहे हैं ना, लिंग का तृतीय ज्ञान परामर्श है। तो पहला ज्ञान हमने देखा रसोई में जो अग्नि को और धुएं को साथ देखेगा, तो वहां पर मैं साधारण शब्दों में बता रही हूँ, साहचर्य अग्नि और धुएं और अग्नि का साहचर्य देखेगा और उसकी व्याप्ति के माध्यम से प्रथम ज्ञान होगा कि जहां पर धुआं होता है वहां पर अग्नि अवश्य रूप से होती है। उसके बाद दूसरा ज्ञान कब होगा? फिर वो पर्वत पे गया, पर्वत में धुआं दिखा, तो वहां पर पर्वत आदौ पक्षे यद धूम ज्ञानम तद द्वितीयम। जो पर्वत आदि के पक्ष में धुएं का ज्ञान होता है वो दूसरा ज्ञान है। ततः पूर्व गृहीताम धूम अग्न्यो व्याप्ति स्मृत्वा यत्र धूमः तत्र अग्नि अस्ति इति तत्रैव पर्वते पुनर्धूमम। अब आगे इसका दूसरे वाले में है, तो पर्वत इत्यादि में जब धूम का ज्ञान होगा, यानी कि पर्वत को दूर से देखा, वहां पर धुआं जैसा दिखा, तो वहां पर धुएं का ज्ञान हुआ, वो द्वितीय ज्ञान है उस लिंग का। लिंग यहाँ पर धुआं हो जाएगा। उसके बाद आगे इससे पहले की पंक्ति क्या थी? ततः पूर्व गृहीताम धूम अग्न्यो व्याप्तिम स्मृत्वा यत्र धूमः तत्र अग्नि इति तत्रैव पर्वते पुनर्धूमं परामर्शति अस्ति अत्र पर्वते बहिनिना व्याप्तो धूमः इति तद इदम धूम ज्ञानम तृतीयम। अब ये जो तीसरा ज्ञान है वो परामर्श। अब तीसरा ज्ञान तब होगा पर्वत इत्यादि में धूम को देख लिया, ये दूसरा ज्ञान है। उसके बाद फिर पहले जो उसने ग्रहित किया था महानस इत्यादि में, जहां पर धुआं होता है वहां पर आग होती है, धूम और अग्नि की व्याप्ति होती है, उसको याद करके स्मृत्वा यत्र धूमः तत्र अग्नि, जहां पर धुआं होता है वहां पर अग्नि होती है, इसलिए पर्वत में धुआं है और इस पर्वत में भी अग्नि है, ऐसा अग्नि की व्याप्ति करेगा वो अग्नि इस पर्वत में भी होगी। इसलिए इस प्रकार से जो धूम का तीसरा ज्ञान हुआ वही तृतीय ज्ञान हो जाएगा, वही परामर्श हो जाएगा। यानी कि जो पहली बार देखा उसके बाद दूसरा जो लिंग के साथ उस अग्नि को देखा, यानी कि धुएं रूपी लिंग के साथ अग्नि को देखा और धुएं और अग्नि की व्याप्ति रूपी जो साहचर्य नियम है उससे उसे ज्ञात हुआ जहां पर धुआं होता है वहां पर अग्नि होती है। फिर उसके बाद वो कहीं गया तो पर्वत में उसे धुआं दिखा, तो उसने दूसरा ज्ञान उसे धुएं का तब हुआ जब उसने धुएं को पहचान लिया, यहाँ पर धुआं है। उसके बाद तीसरा उसने ये सोचा, अच्छा क्योंकि रसोई में धुआं था और वहां पर अग्नि भी थी, इसलिए ये पर्वत में धुआं है और यहाँ पर भी अग्नि होगी। अग्नि और धुआं जो होता है इनका साहचर्य नियम होता है, एक साथ ही होते हैं, तो ये पर्वत धुएं वाला होगा, ऐसा उसने परामर्श किया। तो वही ऐसा स्मरण उसे आया, तो वही जो परामर्श है वही तीसरा ज्ञान जो है वो परामर्श है। इस प्रकार से ये समझ पाए होंगे आप लोग, धूम ये लिंग का तृतीय ज्ञान परामर्श होता है। आगे बढ़े, आपको सब कुछ सही दिख रहा है सबको? हेलो जी, एस के मौर्य जी, ठीक है, देखते हैं कब तक चलते हैं आगे। एतच्च अवश्यम, कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या? यस मैम, ओके ओके ओके। एतच्च अवश्यम अभ्युपेतव्यम अन्यथा यत्र धूमः तत्र अग्नि इति एव स्यात् इह तु कथम अग्निना भवितव्यम तस्माद् इहापि धूमो अस्ति इति ज्ञानम अन्वेषितव्यम अयम एव लिंग परामर्शः। अब लिंग परामर्श क्या है? एतच्च अवश्यम अभ्युपेतव्यम, यानी कि ये तीन जो लिंग के ज्ञान है वो अवश्य रूप से होने चाहिए। अन्यथा यत्र धूमः तत्र अग्नि इति एव स्यात्, यानी कि जहां पर धुआं होता है वहां पर अग्नि होती है, ये तो जो है पहली बार में उसने ज्ञान। यह तो कथम अग्निना भवितव्यम,
यहाँ पर कैसे अग्नि हो सकती है? तस्माद ये अपि धूमो अस्ति, यहाँ पर यहाँ पर भी धुआं है। इति ज्ञानम अन्वेषितव्यम, यानी कि इस ज्ञान को वो खोजेगा, यही जो चिंतन करेगा, वो जो तीन लिंगों के तीन ज्ञान के माध्यम से जो वो चिंतन करेगा और लास्ट में इस निर्णय पर पहुंच जाएगा कि जहां पर धुआं होता है वहां पर अग्नि होती है, यही जो है लिंग परामर्श है। अनुमितिम प्रति करणत्वात् च अनुमानम तस्माद् अस्ति अत्र पर्वते अग्नि इति अनुमिति ज्ञानम उत्पद्यते। अनुमिति के प्रति करण के कारण करणत्वात् च अनुमानम तस्माद् अस्ति अत्र पर्वते अग्नि इति अनुमिति ज्ञानम उत्पद्यते। इसके बाद इसके माध्यम से पर्वते अग्नि अस्ति इति अनुमिति ज्ञानम उत्पद्यते, यानी कि यह अनुमिति रूपी ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। पर्वत में अग्नि होगी ऐसा धूम के लिंग परामर्श के माध्यम से, जहां जहां पर धूम होता है वहां वहां पर अग्नि होती है। इस लिंग परामर्श के माध्यम से जो लिंग होता है वो अनुमिति के प्रति करण होने के कारण उस लिंग के द्वारा जहां पर इस पर्वत में अग्नि होगी ऐसे अनुमिति का ज्ञान, धुएं रूपी लिंग के अनुमिति के प्रति करण होने के कारण, साधक तमम करणम है ना, तो लिंग जो है करण है अनुमिति का, तो करण होने के कारण उसके द्वारा उसके माध्यम से पर्वत में अग्नि है ऐसी अनुमिति ज्ञान जो है ऐसा अनुमान उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद अब ये संकालु व्यक्ति की बात आ गई। ननु कथम प्रथमम महानसे यद धूम ज्ञानम तद अग्नि अनुमापयति। अब ये क्या कह रहे हैं, शंका कर रहे हैं ननु कह करके, कथम कैसे, प्रथमम महानसे यद धूम ज्ञानम तद अग्नि अनुमापयति। अब कह रहे हैं जब महानस में उसने धुआं देखा तो फिर अग्नि का अनुमान क्यों नहीं हो गया उसको। ये एक प्रतिपक्षी का कथन है कि अनुमान पर्वत में जाकर के ही क्यों हुआ, क्योंकि पर्वत में उसने अनुमान लगाया, उसको पहले से उसने धुएं को देखा था, पश्चात ज्ञान अनुमान है। पर्वत में उसने धुएं को देखा, उसको पहले पता था जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है, उसने रसोई में देखा था, उसके बाद पर्वत में धुआं देखा, फिर उसके बाद उसने परामर्श किया, उसके बाद उसको पर्वत में धुएं का अग्नि का अनुमान हुआ। तो अब ये प्रतिपक्षी व्यक्ति ये कह रहे हैं कि उसने जब पहली बार ही रसोई में अग्नि को देख लिया तो वहां अनुमान क्यों नहीं हुआ। अब तर्क भाषाकार बताते हैं सत्यम, ठीक है, बहुत सत्य कह रहे हो आप। व्याप्ते है अगृहीतत्वाद, यानी कि व्याप्ति के अग्रहण के कारण गृहीतायाम एव व्याप्तौ अनुमिति उदयात अथ व्याप्ति निश्चयोत्तर कालम महानस एव अग्नि अनुमीयताम। अब ये कह रहे हैं व्याप्ति के अग्रहण के कारण, यानी क्योंकि व्याप्ति तो साहचर्य नियम व्याप्ति है। अब उसने तो वहां पर क्या कर लिया, अग्नि को जो है साक्षात रूप से देखा, तो फिर जब प्रत्यक्ष देख ही लिया तो जब प्रत्यक्ष हो गया फिर अनुमान की क्या आवश्यकता है। तो वहां पर व्याप्ति का ग्रहण नहीं होगा, वो साहचर्य नियम लागू ही नहीं होगा, वहां पर तो सीधा अग्नि ही दिख रही है। गृहीतायाम एव व्याप्तो अनुमिति उदया, जब व्याप्ति का ग्रहण होता है तभी अनुमिति की उत्पत्ति होती है। अथ व्याप्ति निश्चयोत्तर कालम महानस एव अग्नि अनुमीयताम मा एवं अग्ने दृष्टत्वेन संदेहस्य अनुदयात, अग्नि को देख करके माँ एवं ऐसा नहीं है। पहले तो इन्होंने थोड़ा सा मैंने सारी चीजें एक साथ बता दी हैं, दोबारा से बोल देती हूँ। ये जो है प्रतिपक्षी का कथन है, वो कह रहा है कि जो पहली बार महानस में
यानी कि जो रसोई है उसमें यदि वो अग्नि को देखता है तो क्या होता है, वो धूम का ज्ञान उसको अग्नि में देख करके वो अनुमान क्यों नहीं लगाता है, धुएं को देख करके महानस में अनुमान क्यों नहीं लगाता है। अब महानस में धुआं भी है अग्नि भी है, दोनों चीजें हैं, तो फिर वहां पर अनुमान लगाने की आवश्यकता क्या है, वहां पर तो प्रत्यक्ष दिख रहा है। तो इन्होंने कहा व्याप्ति के अग्रहण के कारण, गृहीतायाम एव व्याप्तौ अनुमिति उदयात, व्याप्ति के ग्रहण के द्वारा ही अनुमिति की उत्पत्ति होती है। अथ उसके बाद फिर से शंका करें, व्याप्ति निश्चयोत्तर कालम महानस एव अग्नि अनुमीयता, व्याप्ति के उपरांत ही महानस में, यानी कि अग्नि और धूम और अग्नि को देख लिया एक साथ, तो निश्चयोत्तर काल यानी कि व्याप्ति निश्चित होने के बाद ही महानस में अग्नि को अनुमित कर लो, अग्नि का अनुमान कर लो फिर, क्योंकि धूम और अग्नि दोनों देख लिए तो व्याप्ति हो गई, फिर उसके बाद अनुमान कर लो। अब ये कह रहे हैं माँ एवं ऐसा नहीं, अग्ने दृष्टत्वेन संदेहस्य अनुदयात, अग्नि को देखने के बाद संदेह तो है ही नहीं, जहां पर संदेह होगा वहीं पर अनुमान होगा। पर्वत में भी तो उसने साक्षात अग्नि को थोड़ी देखा, उसने धुएं को देखा, तो उसने धुआं और अग्नि को साथ देखा था, उससे उसने अनुमान लगाया कि जहां पर धुआं होता है वहां पर अग्नि होती है। अब यहाँ पर कह रहे हैं यहाँ पर व्याप्ति हो गई, धुआं और अग्नि दोनों एक साथ दिख गए, तो व्याप्ति के उत्तर काल में यानी कि व्याप्ति होने के बाद महानस में अग्नि का अनुमान करो। अरे भाई जब दिख रहा है तो अनुमान करने की क्या आवश्यकता है। अग्ने दृष्टत्वेन संदेहस्य अनुदयात, अग्नि जब दिख जाएगी तो संदेह रहेगा ही नहीं, अनुमान लगाने की आवश्यकता ही क्या पड़ गई फिर, अग्नि साक्षात दिख रही है। यदि धुआं भी है तो अग्नि दिख ही रही है ना, वहां पर संदेह की तो आवश्यकता ही नहीं है, अनुमान कैसे हो सकता है। संदिग्धश्च अर्थो अनुमीयते, संदिग्ध ही अर्थ अनुमित होता है, यानी कि जो संदिग्ध अर्थ होता है उसी का अनुमान लगाया जाता है। यथोक्तम भाष्यकार जो है न्याय दर्शन के, कोई बताना चाहेगा न्याय दर्शन के भाष्यकार कौन है। पहले दिन पढ़ाया था, सब भूल भी जाते हैं, इसलिए बीच में कोई बता सकता है तो बताइए। जी संगीता स्पीकर ऑन है, कौन है न्याय दर्शन के भाष्यकार। वात्स्यायन दीदी जी, और वार्तिकार हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं, कभी मैं गलत भी बोलती हूँ तो आप लोग बता, पढ़ने वाले ही हैं। उसके बाद इसको थोड़ा कम करेंगे। ऐसा नहीं है, भाष्यकार ने जैसे कहा है, न उपलब्धे न निर्णीते अर्थे न्यायः प्रवर्तते किंतु संदिग्धे, न उपलब्धे न निर्णीते अर्थे न्यायः प्रवर्तते, न उपलब्ध और न निर्णीत, जहां पर निर्णय नहीं हुआ है, जहां पर उपलब्ध नहीं है, उस न्याय और में जो है संदिग्ध अर्थ, उस न्याय के द्वारा और संदिग्ध अर्थ में जो है अनुमिति होती है, यानी कि जो दिख रहा है और है जिसका निर्णय स्पष्ट है, यहाँ पर आग है, संदिग्ध भी नहीं है, अनुमान हो सकता है। जहां पर न निर्णीत भी नहीं होता है, वो उपलब्ध भी नहीं दिखाई देता है और संदिग्ध रहता है, तो वहीं पर अनुमान लगाया जाता है। चीजें दिख रही हैं, अनुमान, अब सामने गिलास है तो गिलास हमें पता है गिलास है, तो फिर अनुमान लगाने की क्या आवश्यकता, वो तो प्रत्यक्ष दिख रहा है ना। तो ये जो तुम्हारा कहना है भाई रसोई में भी अग्नि का अनुमान कर लो, ये बहुत गलत बात है। इसका निराकरण हो गया। इस पेज को खत्म करके फिर हम, ये तो बहुत लंबा चौड़ा पेज है। इस लाइन को फिर से एक बार बताना। कौन सी वाली, ये ना उपलब्धे न निर्णीते, न उपलब्धे न निर्णीते अर्थे न्यायः प्रवर्तते किंतु संदिग्धे, यहाँ पर कह रहे न उपलब्ध और न निर्णीत, यानी कि जो उपलब्ध रूप से, इसका हम सामान्य अर्थों में कह सकते हैं, जहां पर जो उपलब्ध नहीं है यानी कि सामने प्रत्यक्ष नहीं है, और न निर्णीत यानी कि उसका निर्णय नहीं हुआ, यह चीज है और संदिग्ध है, उसमें शंका है, वहीं पर अनुमान किया जाता है। यानी प्रत्यक्ष में कोई अनुमान नहीं होता है। उनके शब्द का जो उन्होंने बोला ना कि आप रसोई में भी अग्नि का अनुमान क्यों नहीं करते हो, क्योंकि वहां पर भी व्याप्ति होती है,
मतलब धुआं और अग्नि का एक साथ रहना ही व्याप्ति है साहचर्य नियम। तो वो कह रहे हैं यदि तुम जो है किचन में भी अग्नि और धुएं की व्याप्ति को देख करके अनुमान कर लो। तो उन्होंने कहा अनुमान तो वहीं पर होता है जहां पर संदिग्ध अर्थो अनुमीयते, जहां पर संदिग्ध अर्थ होता है वहां पर अनुमान होता है। अब जैसा भाष्यकार ने कहा है, ये भाष्यकार ने अपने भाष्य में लिखा होगा, न उपलब्धे न निर्णिते न्यायः प्रवर्तते किंतु संदिग्ध, जो उपलब्ध नहीं है, जिसके विषय में निर्णय नहीं हुआ है, जो संदिग्ध है, वहां पर ये न्याय परिवर्तित होता है, यानी कि ये वाला न्याय वहां पर लगता है, अनुमान वाला जो न्याय है वो वहां पर लगता है। यही है इसका अभिप्राय, शाब्दिक अर्थ। अथ पर्वत गत मात्रस्य पुंसो यद धूम ज्ञानम तद कथम न अग्निम अनुमापयति। अब ये जो है ना महान आत्मा है, ये जो संदिग्ध वाले व्यक्ति हैं, जो प्रतिपक्षी व्यक्ति हैं, अब ये कह रहे हैं ठीक है, अब तुमने चूल्हे में यानी कि रसोई में अनुमान क्यों नहीं किया, ऐसा कह दिया, तो उनको बता दिया इसलिए नहीं किया। अब कह रहे हैं पर्वत गत मात्रस्य पुंसो यद ज्ञानम यद धूम ज्ञानम तत् कथम न अग्नि अनुमापयति। अब कह रहे हैं पर्वत में गए हुए व्यक्ति के द्वारा, पुंसो मतलब पुरुष जो पर्वत में गया है, पर्वत के पास गया है, यद धूम ज्ञानम तत् कथम न अग्नि अनुमापयति, जब उसको धुएं का ज्ञान हुआ, यानी कि पहली व्याप्ति तो, पहला ज्ञान तो उसको रसोई में हुआ था, दूसरा ज्ञान उसको पर्वत में देखा उसने धुआं है, तो उस समय हो गया, तो उसने उसी समय क्यों अनुमान नहीं कर लिया, फिर परामर्श की क्या आवश्यकता पड़ गई तीसरे ज्ञान की। अस्ति चात्र अग्नि संदेह, उसने अग्नि का अनुमान क्यों नहीं कर लिया। अब यहाँ पर कह रहे हैं साधक बाधक प्रमाणा अभावेन संशयस्य न्याय प्राप्तो न्याय प्राप्तत्वात्। यहाँ पर पहले जो संकालु व्यक्ति हैं उन्होंने कहा कि जब दूसरा ज्ञान हो रहा था, यानी कि पर्वत में अग्नि देखी, उसी समय क्यों उसने धुएं का ज्ञान क्यों नहीं कर लिया। उसके बाद आगे कह रहे हैं अस्ति च अत्र अग्नि संदेह साधक बाधक प्रमाण अभावेन संशयस्य न्याय प्रवर्तत्वात्। उसके बाद निराकरण के रूप में कहा है, पहले थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। प्रसंग यान्यर सत्यम अगृहीत व्याप्ते इव गृहीत विस्मृत्य व्याप्ते अपि पुंसो, इसके ऊपर वाली लाइन का शाब्दिक अर्थ मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ। तो इसका अभिप्राय ये है, ये कह रहे हैं अत्र पर्वत गत मात्रस्य पुंसो धूम ज्ञानम तत् कथम न अग्नि अनुमापयति। पर्वत पर गए हुए व्यक्ति को धूम का ज्ञान हो गया तो उसने अग्नि का अनुमान दूसरे ही बार में, मतलब पहले तो उसको पता ही था धुआं होता है। अस्ति चात्र अग्नि संदेह, यहाँ पर तो अग्नि का संदेह भी है, क्योंकि संदेह इसलिए है उसने अग्नि के साथ, धुएं के साथ अग्नि को देखा है, उसको पता है कि जहां पर धुआं होता है वहां पर अग्नि होती है, तो उसने झट धुआं देख लिया शीघ्रता से। जब उसने धुआं देखा तो उसी समय क्यों अनुमान नहीं कर लिया, यानी कि फिर जो उसने यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, ऐसा उसे याद करने की क्या आवश्यकता पड़ गई। तो साधक बाधक प्रमाणा भावेन संशयस्य न्याय प्राप्तत्वाद, साधक और बाधक दोनों प्रमाणों के अभाव में यहाँ संशय का होना न्याय संगत ही है, उचित ही है। यानी कि साधक बाधक के प्रमाण के अभाव में, यानी कि जो आगे पहले बात कही थी ना, जो स्वाभाविक संबंध वाली बात है, यानी कि जो अग्नि और धूम का स्वाभाविक ही संबंध है, उसने वहां देखा था, यहाँ पर कोई उपाधि भी नहीं है, स्वाभाविक संबंध है, तो यहाँ पर संशय उत्पन्न नहीं होना चाहिए। संशय उत्पन्न होना उचित ही है, न्याय प्राप्तत्वाद, यानी कि न्याय ही है संशय का, संशय हो ही सकता है यहाँ पर। तो उसने तुरंत क्यों अग्नि का संदेह, अग्नि क्यों का अनुमान क्यों नहीं कर लिया। यहाँ पर तो अग्नि का संदेह भी था, यानी कि जहाँ धुआं होता है वहां अग्नि होती है, उसको ज्ञान तो था ही, उसने रसोई में देखा था, तो पर्वत में देखते ही उसने अनुमान कर लेना चाहिए था। तो ये कह रहे हैं सत्यम
अगृहीत व्याप्ते इव गृहीत विस्मृत्य व्याप्तेरपि पुंसो अनुमानो उदयेन व्याप्ति स्मृते अपि अनुमिति हेत्वात्। ठीक है, आप सत्य कह रहे हो। अगृहीत व्याप्ते इव, अगृहीत व्याप्ति के समान ही गृहीत विस्मृत व्याप्ते अपि पुंसो अनुमानो उदयेन व्याप्ति स्मृते अपि अनुमिति हेत्वात्। अब जैसे हमने कभी कोई चीज देखी होती है, फिर उसके बाद कभी ऐसा होता है कि उसको न देखे हुए समान ही हम एकदम से विस्मृत हो जाता है। तो वही बात है, उसने व्याप्ति तो देखी, साहचर्य नियम, अग्नि और धुआं एक साथ रहता है ऐसा उसने देखा, लेकिन हो सकता है कि वो भूल गया हो, तो फिर इसलिए व्याप्ति का स्मरण करना पड़ा उसे। व्याप्ते स्मरणम अनुमिति हेतुवाद, अनुमिति के लिए व्याप्ति का स्मरण करना पड़ा। यत्र यत्र अग्नि तत्र यत्र यत्र धूमः, सॉरी यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, ऐसा उसे अनुमान करना पड़ा। इसलिए उसने तुरंत धुएं को देख करके अग्नि का अनुमान नहीं किया। उसने फिर तीसरा जो ज्ञान परामर्श की आवश्यकता पड़ी, वो इसीलिए पड़ी क्योंकि उसने व्याप्ति तो उसे मालूम है, उसने देखा है महानस में, लेकिन हो सकता है अगृहीत के समान ही गृहीत व्याप्ति के विस्मरण के कारण हो सकता है कि वो भूल गया हो। धूम दर्शनाच उद्बुद्ध संस्कारो व्याप्ति स्मृति। अब धूम को देखने से उसका जो संस्कार उसके अंदर व्याप्त था, वो उसको स्मरण आ गया। जो उसने व्याप्ति देखी थी, साहचर्य नियम उसने अपनी रसोई में देखा था, यहीं या कहीं अन्यत्र देखा था, तो उसको देखने से संस्कार उत्पन्न हो गया, उसको व्याप्ति का स्मरण आ गया। तो उसने बोला यो यो धूमवान सो अग्निवान तथा यथा महानस इति, जो जो धुएं वाला होता है वह अग्नि वाला होता है, जिस प्रकार से महानस तेन धूम दर्शने जाते व्याप्ति स्मृतो भूतायाम यद धूम ज्ञानम तत् तृतीयम धूमवांच अयम इति तदेव अग्नि अनुमापयति न्यायत न अन्यत। यानी कि जो तृतीय ज्ञान की आवश्यकता क्यों पड़ी, परामर्श की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसने द्वितीय में ही धुएं का अनुमान कर लेना, अग्नि का अनुमान कर लेना चाहिए उसको। तो वहां पर अग्नि का संशय भी था, उसे ज्ञान था। ऐसा शंका करने पर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो विस्मृत हो गया हो। फिर उसने जो है परामर्श इसलिए किया कि धुएं को देख करके उसको व्याप्ति का स्मरण हो आया, जहां पर धुआं होता है वहां पर अग्नि होती है। इसलिए उसने अपने मन में ये परामर्श किया कि जहां पर धुआं होता है वहां पर अग्नि होती है, जैसे महानस रसोई। इस प्रकार से धूम के दर्शन से धूम दर्शने जाते व्याप्ति स्मृतो भूतायाम यत धूम ज्ञानम तत्तृतीयम धूमवांच अयम इति। तो इस प्रकार से व्याप्ति के स्मरण होने के बाद धूम ज्ञान रूपी तृतीय जो ज्ञान है, लिंग का जो परामर्श है, वह उत्पन्न हो गया। और यह धूमवान है ऐसा, यह पर्वत धूमवान है ऐसा स्मरण होने के बाद तदेव अग्नि अनुमापयति न अन्यत, तब जो है तभी अग्नि का अनुमान हो पाया, न कि अन्य प्रकार से। तदेव अनुमानम, तभी अनुमान हुआ। स एव लिंग परामर्श, स एव लिंग परामर्श तेन व्यवस्थितम एतद लिंग परामर्शो, वही लिंग परामर्श है और इसी के द्वारा तेन व्यवस्थितम एतद लिंग परामर्शो अनुमानम इति। तो इस प्रकार से जो है लिंग परामर्श अनुमान है, ऐसा जो है ये व्यवस्थित हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। लिंग का परामर्श अनुमान है। परामर्श क्या होता है? तृतीय ज्ञान, तस्य तृतीय ज्ञानम परामर्श, इसी प्रकार से है। या जिस प्रकार से भी है, लिंग का तीसरा ज्ञान जो है वही परामर्श है। और तृतीय ज्ञान कब होता है ये मैंने बताने की कोशिश की, और जो शंका जो करने वाला व्यक्ति था उसका मत रख करके फिर उसके मत का किस प्रकार से निराकरण किया, ये सारी चीजें हमने आज देखी। कुल मिलाकर के मुख्य जो अनुमान प्रमाण के लिए है
परीक्षा की दृष्टि से लिंग परामर्शो अनुमानम, लिंग का परामर्श अनुमान, जिसके द्वारा अनुमित होता है वही अनुमान है, और लिंग परामर्श से अनुमित होता है इसलिए लिंग परामर्श अनुमान है। इतना ये हो गया। उसके बाद लिंग क्या है, व्याप्ति बलेन अर्थगमकम लिंगम, और परामर्श क्या है, व्याप्ति क्या है देख लेते हैं पहले। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि इति साहचर्य नियमः व्याप्ति, और व्याप्ति के द्वारा धूम जो है अग्नि तक हमें पहुंचाता है, अग्नि का ज्ञान कराता है, इसलिए धुआं जो है उसका अनुमान का न, अथवा धुआं जो है अग्नि का लिंग है, और जो लिंग होता है वो अनुमान का करण होता है। अतः व्याप्ति बलेन अनुमापकत्वा धूमो अग्ने लिंगम, व्याप्ति के बल से यानी कि साहचर्य नियम के बल से ज्ञात कराने के कारण धुआं अग्नि का लिंग है। उसका तीसरा ज्ञान परामर्श है। परामर्श क्या है, उस लिंग का तृतीय ज्ञान परामर्श है। और तीनों ज्ञान जो हैं मैंने बताने की कोशिश की किस किस प्रकार से होते हैं, और फिर बार बार देखने से जो है ही सिर्फ स्वाभाविक संबंध नहीं हो पाता है। तो धूम और अग्नि में कोई उपाधि नहीं है, इसलिए धुआं और अग्नि का स्वाभाविक संबंध है। इस वजह से हमें मैत्रेय तनय वाला उदाहरण देखना पड़ा कि स्वाभाविक नियम क्या होता है और उपाधिक क्या होता है। इस वजह से इस प्रकार से ये मैं समझती हूँ कि अनुमान प्रमाण जो है आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। किसी को कोई शंका है तो फिर से बता दिया जाएगा, अन्यथा दूसरे दिन फिर से देख के फिर कर देंगे। ये रिकॉर्डिंग ऑफ कर